हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन और स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले आपने जो भी 2 यूनिट पढ़ी हैं तो दोनों की दोनों प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जाके आप चेक कर लेना। और जो भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके उन्हें कवर कर लेना, उसके बाद ही ये वीडियोस देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे हम कि क्या होती है क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि हम जो अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं सब्जेक्ट में। तो बेसिकली हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस आपको पता है कि कोई भी अगर अननोन सैंपल दिया है और उसमें हमें पता लगाना है कि कोई भी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितनी अमाउंट में जो है प्रेजेंट है, या फिर जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो जो भी हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो एनालिसिस रहते हैं तो उसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। बेसिकली इसमें हम पता लगाते हैं और जांच करते हैं हम कि कोई भी अननोन चीज़ दी है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। और अगर इस एनालिसिस को अगर हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं, अलग अलग तरह की मशीनों की मदद से करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है हम क्या पढ़ते आ रहे हैं अब तक। तो अब तक हमने क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के अलग अलग हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, अलग अलग हमने तरीके पढ़े थे, ठीक है। जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो काफ़ी सारे अलग अलग हमने टेक्निक पढ़ी थी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया था। अब हम बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो ये भी हमारी एक तरह की एनालिसिस की टेक्निक ही है और इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर जीपैट वगैरह में देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चन जो क्रोमेटोग्राफी से आते हैं। और सेमेस्टर जो एग्जाम होते हैं आपके कॉलेज लेवल के, तो उसमें भी जो है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट है और जितनी भी हमारी आगे यूनिट है 3, 4, 5, तो उन सभी में हमें जो है क्रोमेटोग्राफी की अलग अलग टेक्निक्स हमें पढ़नी है, कितने टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है और किस तरह से जो है की जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में और इससे आगे वाली जो भी यूनिट है हमारी। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है इसमें हम समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, ठीक है। क्योंकि जब तक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको नहीं पता होगा तब तक आपको जो ये सारा का सारा टफ लगने वाला है, क्योंकि ये आसान नहीं है। जब तक इसे अच्छे तरीके से आप समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, तब तक आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन ऐसा बताऊँ कि आप जो है इसे कभी भूलो नहीं, ठीक है। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए और आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, वो समझते हैं क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर करना है एक ही बार में, तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हमारा वर्ड है क्रोमेटोग्राफी, तो इसका मतलब क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो क्रोमेटो और एक हमारी ग्राफी। तो क्रोमेटो का मतलब होता है कलर, ठीक है, और ग्राफी का मतलब टू राइट होता है। और अगर हम इसका मतलब निकालें तो कलर टू राइट, ठीक है। तो कलर से लिखना, तो इसका ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हम क्या है, टू राइट की जगह पे एक वर्ड जो अलग से बोल सकते हैं, टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो हम क्या है, कलर्स की हेल्प से किसी भी अननोन सैंपल का हम जो एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ऐसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो भी नोट्स हैं आपको, ये तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो इन्हें आप रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम जो अलग तरीके से समझते हैं और जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम अलग पेज पे समझते हैं, ताकि आपको जो आसानी रहेगी समझने में। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है ये भी हमारी क्या है, एक तरह की एनालिसिस है, एक तरह की एनालिटिकल टेक्निक ही है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी अननोन जो सैंपल है, ठीक है, उसमें क्या है, कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कितने तरह के अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें। तो उन सभी चीज़ों का हम जो पता लगाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और कितने टाइप के हैं, कितनी क्वांटिटी में, तो इन सभी चीज़ों का हम जो पता लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम जो है कलर्स की हेल्प से करते हैं। अब कलर की हेल्प से कैसे करते हैं, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो मान लीजिए कि मैंने आपको 4 गिलास दिए, ठीक है। अब चारों गिलास में क्या है, अलग अलग कलर हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हमारे 4 गिलास हो गए। एक में क्या है, हमारा ग्रीन कलर भरा हुआ है, ठीक है। एक में हमारा रेड कलर है, एक में येलो कलर है, ठीक है, और एक में हम ब्लैक कलर मान लेते हैं। तो ये हमारे 4 गिलास हो गए। अब मैं आपको बोलूँ कि इन चारों को अलग अलग रख दो, यानी कलर वाइज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चारों को अलग अलग जो है रख दोगे। अब मैं यहाँ पे और बहुत सारे आपको ग्लास दे दूँ जिसमें क्या है, बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे क्या, जैसे हमारे ये जो 4 कलर है ना, यही क्या है, उसमें और ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो मैंने आपको दे दिए 20 गिलास, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला कि इसमें ये अलग अलग कलर्स हैं, इन सभी को क्या अलग अलग कर दो। ग्रीन को अलग रख दो, रेड को अलग रख दो, येलो को अलग रख दो, और जो हमारे ब्लैक कलर हैं उन सभी को अलग रख दो। तो भी आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 50 गिलास दे दूं, ठीक है। मैं बोलूँगा कि इसमें जो चारों कलर हैं इन सभी को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो जो 50 गिलास होंगे उसमें जो भी कलर्स हैं उन्हें आप अलग अलग कर दोगे। ग्रीन को अलग रख दोगे, रेड को अलग रख दोगे, येलो को अलग रख दोगे, और जो हमारा ब्लैक है उसे अलग रख दोगे, ठीक है।
तो क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा है यानी ट्रेसेबल अमाउंट में है वो, कि यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अलग अलग कलर्स हैं, तो आपको बस क्या है जो पर्टिकुलर कलर है उन सभी के गिलास आपको अलग अलग रखने हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी सा मेथड हो गया। मैं 50 की जगह 100 गिलास भी कर दूँ तब भी आप जो कलर को अलग अलग रख दोगे, ठीक है। और अगर मैं 200 गिलास भी कर दूं तब भी आप जो है थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन आप क्या है उन सभी कलर्स को अलग अलग कर दोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि आप देख रहे हो आंखों से, आपको दिख रहा है कि हाँ 4 गिलास यानी 4 अलग अलग तरह के कलर है, बस इन सभी को क्या अलग अलग करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, गिलासों को अलग अलग उठा उठा के रख दोगे, ग्रीन को अलग रख दोगे, रेड को अलग रख दोगे, येलो के जितने भी गिलास हो उन सभी को अलग रख दोगे, जो ब्लैक है हमारे उन सभी को अलग रख दोगे। तो इस तरह से आप जो कर सकते हो। तो अगर अमाउंट अगर हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, 500 गिलास कर दें, 1000 गिलास कर दें, तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन क्या है आप जो आसान तरीके से उन्हें अलग कर दोगे, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगी जब मैं क्या करूं कि हम जो है चारों गिलास जो मैंने आपको दिए हैं, 4 गिलास मैंने आपको दे दिए, इसमें एक में ग्रीन है, एक में रेड है, एक में येलो है और एक में ब्लैक है। अगर मैं क्या करूं इन चारों कलर को आपस में मिला दूं, ठीक है, और इन सभी को क्या एक कंटेनर लेके चारों को आपस में मिला दूं, फिर मैं आपसे बोलूं कि आप इन चारों जो कलर हैं इनको आप अलग अलग करके दिखाइए, ठीक है। तो जैसे आपने जो 4 गिलास थे, 4 गिलास थे तब तक तो आपने अलग कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि ये जो चारों कलर है, ठीक है, इन सभी को मैं क्या करूं कि एक कंटेनर में जो है इन सभी को भर दूं। इसी में हमारा ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, बी हो गया, और ये सब क्या है आपस में अच्छे तरीके से मैं मिला दूं। फिर मैं आपसे बोलूं कि अब इन्हें आप अलग करके दिखाइए, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है सभी जो कलर मैंने आपको मिला दिए हैं, ठीक है, और सभी को मिला के मैंने एक ही बना दिया है, तो आप क्या अलग अलग कर पाओगे ये कलर्स को, ठीक है। तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है, और आप जो है अलग अलग नहीं कर सकते इन कलर्स को, क्योंकि आपस में मिल चुके हैं, एक ही जो है एक ही कंटेनर में हमने अच्छे से मिला दिया है, तो आप इन कलर्स को अब अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब तक ये अलग अलग थे सबके सब कलर, तब भले ही मैं इनकी कितनी भी गिलास आपको दे देता, कितनी भी क्वान्टिटी कर देता, तो उस केस में आप जो अलग अलग कर देते। लेकिन अगर मैंने इन सभी को आपस में मिला दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन्हें अलग कर पाओ। तो यहाँ पे हमारी जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी वो यूज होती है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी अगर सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या अलग अलग तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह हैं, अलग अलग तरह के उसमें एंजाइम है या फिर अलग अलग तरह के उसमें केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं अलग अलग, ठीक है। तो अगर किसी एक ही सैंपल में बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो है कितने तरह के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है ट्रेस कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से, और हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ही कंटेनर में सभी कलर्स को मिला दिया, अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग तो कर नहीं सकते वैसे आंखों से या हाथों से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्रोमेटोग्राफी से हमें जो पता लग जाएगा कि इसमें 4 तरह के अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है, ग्रीन है, इसमें रेड है, येलो है और ब्लू है, ठीक है। इसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी ग्रीन कलर कितना है, येलो कलर कितना है, रेड कलर कितना है और ब्लैक कलर कितना है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी से हमें ये चीज़ पता लग जाती है। तो कोई भी अगर अननोन सैंपल दिया हुआ है, तो उसमें हम जो है पता लगा सकते हैं कि कितने तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ हमारी जो हेल्प करती है वो क्रोमेटोग्राफी करती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी बगीचे में गए, वहाँ पे आपको जो कोई अच्छा एक नया आपको फूल पत्ती या कुछ मतलब पौधा दिख गया आपको, तो आप क्या करेंगे, उसे उठा के घर ले आए, ठीक है। तो ये हमारी आपको कोई नया पौधा या कोई नई पत्ती मिल गई, तो आप इसे घर पे ले आए। आपने क्या किया, इसे पीस दिया, ठीक है। पीसने के बाद आपने इसका एक्सट्रैक्ट बना लिया। एक्सट्रैक्ट बना के आपने क्या किया, इसे कटोरी में भर लिया आपने, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो आप नई पत्ती लेके आए थे, जैसे जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आपने क्या किया, इसे पीसा और इसका क्या है, एक एक्सट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, तो हमें क्या है, इसे आइडेंटिफाई करना होगा, हमें पता लगाना होगा इसमें कि कौन कौन से इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कितने तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अभी तो क्या है, इसमें सब कुछ मिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है तो इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, हमें नहीं पता, हमें तो ये एक ही कलर की दिख रही है, ग्रीन कलर का हमें एक्सट्रैक्ट दिख रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे, और क्रोमेटोग्राफी करने के बाद हमें जो है पता लग जाएगा इसमें कि कितने तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो 3 तरह के होंगे तो तीनों तरह के हमें जो पता लग जाएंगे, 4 तरह के होंगे तो 4 तरह के। उसके बाद हम जो उनका अमाउंट वगैरह भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा कितना अमाउंट है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये चीज़ हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा।
अभी मैं आपको इसे और अच्छे से समझाऊंगा जब मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताऊंगा। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो कलर के बेस पे होती है, कि अगर जब भी हम इसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे, ये जो सैंपल है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, जब हम इसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के कलर्स बाहर निकल के आएंगे। हम जो उन कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से हम जो पता लगाएंगे कि कौन कौन से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारी क्या है, कलर के बेसिस पे होती है। यानी हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स जो भी होते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट के अंदर, हम उन्हें सेपरेट करते हैं, सेपरेशन करते हैं उनका, और इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। उसके हिसाब से ही हम जो पुराने टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हम इसे समझेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री क्या है और साथ में कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस कराया था क्रोमेटोग्राफी को। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जे स्वेट, ठीक है, इनका नाम है साइंटिस्ट का, और इन्होंने जो है 1903 में और इंट्रोड्यूस कराया था क्रोमेटोग्राफी के। इन्होंने जो है बताया था क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसे मैं आपको बताता हूँ और साथ में जो हम उसी के हद से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में होती क्या है क्रोमेटोग्राफी। तो वैसे तो मैंने उसे आपको बता दिया जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और आप एग्जाम में जो लिख सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और किस तरह से उन्होंने जो क्रोमेटोग्राफी की थी। तो उन्होंने क्या किया था कि कोई एक्सट्रैक्ट ले लिया उन्होंने, सबसे पहले कोई एक पत्ती ले ली, उसे जो पीस के उसका एक्सट्रैक्ट बना लिया, जिसे हम बोलते हैं एनालाइट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ये क्या ग्रीन कलर का दिखता है वैसे तो, जब आप किसी पत्ती को पीस दोगे तो वो क्या ग्रीन कलर की दिखती है, ठीक है, पिसने के बाद भी। तो वो जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे हम एनालाइट बोलते हैं। तो उन्होंने वो एनालाइट ले लिया, साथ में क्या उन्होंने एक इस तरह का एक ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, जिसका शेप कुछ इस तरह का है, जैसे ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से क्या है, इस तरह का शेप होता है और नीचे से भी ये थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो इस तरह का उन्होंने ग्लास ट्यूब ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो है चूना भर दिया उन्होंने। चूना मतलब CaCO3, ठीक है, तो ये हमारा चूना हो गया। इन्होंने इसे जो पूरा जो है चूने से भर दिया, यानी CaCO3 से भर दिया इसे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो एनालाइट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये ग्रीन कलर का, ये इन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया। तो ये हो गया आपका एनालाइट, ठीक है, एनालाइट। ऐसे हम सैंपल भी बोलते हैं, एनालाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दो चीज़ें की। सबसे पहले इन्होंने इस तरह की ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर जो है चूना भर दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो एनालाइट है, जिसका उन्हें एनालिसिस करना है, जिसकी उन्हें क्रोमेटोग्राफी करनी है, तो उन्होंने इसे इसके ऊपर रख दिया, जो चूना भर के जो है ऊपर रख दिया। तो थोड़ा आप इमेजिन कर लेना, वैसे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो इन्होंने इसके ऊपर इसे रख दिया एनालाइट को। फिर इन्होंने क्या किया कि ऊपर से जो इन्होंने एक जो है मोबाइल फेज जिसे हम बोलते हैं, यानी ऊपर से इन्होंने एक तरह का लिक्विड इन्होंने ऐड किया है इस तरह से। तो यहाँ से इन्होंने एक तरह का लिक्विड इन्होंने ऊपर से डाला और ये लिक्विड था हमारा क्या, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये था हमारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक और बार दोबारा से जो ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने एक पत्ती ली, उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, जैसे हम एनालाइट बोलते हैं। इसकी उन्हें क्रोमेटोग्राफी करनी थी, यानी उन्हें पता लगाना था कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं और मतलब क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, यानी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसके उन्होंने क्या किया, एक तरह की ग्लास ट्यूब ली, इसमें उन्होंने क्या किया, CaCO3 यानी चूने को उन्होंने भर दिया अच्छे तरीके से। और उसके बाद उन्होंने जो एनालाइट है उसे इसके ऊपर रख दिया और ऊपर से इन्होंने जो है जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है उसे जो है डालने लगे। यानी लिक्विड फेज में था तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन था, उन्होंने क्या ऐसे ऊपर से डालना शुरू किया। तो ये क्या लिक्विड फेज में था, तो लिक्विड क्या है इसके ऊपर गिरा एनालाइट के ऊपर, और यहाँ से जो है धीरे धीरे, यानी कोई भी चीज़ लिक्विड होती है, ये जो चूना है ये तो सॉलिड फेज में, पाउडर फेज में, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर लिक्विड डालेंगे, तो वैसे भी हमें पता है कि हम क्या किसी भी ऐसे पाउडर के ऊपर अगर हम लिक्विड डालते हैं तो पहले वो जो पाउडर है वो लिक्विड को सोख लेगा और फिर जो लिक्विड है वो धीरे धीरे क्या है इसमें से रिसता हुआ, इस तरह से रिसता हुआ इसमें से नीचे जाने लगेगा, और नीचे जाने के बाद ये जो अगर ओपनिंग होगी तो ये बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है। तो इन्होंने क्या किया कि लिक्विड जो हाइड्रोकार्बन है वो इसके ऊपर डाला एनालाइट के ऊपर, और फिर जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है ये क्या इसमें से धीरे धीरे जो है रिसता हुआ इसमें से निकलते हुए नीचे होके जो है यहाँ से निकलने लगा, ठीक है। अब ये जो नीचे निकल रहा है इसे हम बोलते हैं एल्यूट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ELUITE, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एल्यूट। अब इसमें से जो लिक्विड नीचे से निकला ना, तो इसमें से तीन चीज़ें निकली, यानी तीन कलर इसमें से निकले। जो सबसे पहला कलर था वो येलो कलर था, इसके बाद जो कलर निकला वो ऑरेंज था, और इसके बाद जो कलर निकला वो क्या ग्रीन था हमारा। तो सबसे पहला कलर था हमारा येलो, दूसरा हमारा जो निकला वो था हमारा ऑरेंज, और तीसरा था हमारा ग्रीन। तो इसमें से तीन कलर निकले, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने इसके अंदर चूने को भरा, इसके बाद उन्होंने एनालाइट को यहाँ पे रखा, इसके बाद उन्होंने लिक्विड हाइड्रोकार्बन को इसके ऊपर से डाला, ठीक है। तो जैसे ये जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है इसमें से टच होके, यानी एनालाइट के साथ मिक्स होके
और जब ये इसमें से होके यानी CaCO3 में होके जब ये पास हुआ तो ये क्या है, यहाँ होके जो ओपनिंग है इसमें से नीचे होके निकलने लगा, ठीक है। और जैसे ही इसमें से ये निकला तो इसमें से क्या 3 कलर अलग अलग कलर निकले, ठीक है, जिसमें एक था हमारा येलो, एक था ऑरेंज और एक था हमारा ग्रीन। इसके बाद इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ है। तो जो येलो कलर था हमारा वो था हमारा ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो जो येलो कलर में हमारा निकला क्या निकला, ज़ैंथोफिल। दूसरा हमारा जो ऑरेंज कलर में निकला था वो था हमारा कैरोटिनॉइड, ठीक है। और जो तीसरा था हमारा वो था हमारा क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो पत्ती थी उसका एक्सट्रैक्ट बनाया तो वो एक ही कलर में थी, ग्रीन कलर में ही दिख रहा था उसका एक्सट्रैक्ट। लेकिन जब क्या इसकी क्रोमेटोग्राफी की गई, अब क्रोमेटोग्राफी किस तरह से की गई वो मैंने आपको बता दी कि एक तरह की ट्यूब ली, उसमें उन्होंने चूने को भर दिया, उसके ऊपर एनालाइट रख दिया, ऊपर से लिक्विड हाइड्रोकार्बन डाला, तो ये इसके साथ मिक्स हो गया एनालाइट के साथ, और फिर इसमें से रिस के बाहर निकलने लगा। और जैसे ही रिस के बाहर निकला तो इसमें से 3 कलर निकले, और तीनों कलर की जब क्रोमेटोग्राफी की गई, जब उसका एनालिसिस किया गया, तो जो येलो कलर था वो हमारा ज़ैंथोफिल था, ऑरेंज था हमारा वो था हमारा कैरोटिनॉइड, और ठीक है, और जो हमारा ग्रीन था वो था हमारा क्लोरोफिल। तो इसमें 3 कलर निकले, और 3 कलर जो अलग अलग हमारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे तो उनके जो अलग अलग 3 कलर निकले, ठीक है। तो ये जो हमने क्रोमेटोग्राफी की इससे हमें पता लगा कि 3 कलर निकले, और तीनों कलर को हमने जो आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि वो 3 अलग अलग जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे। तो क्रोमेटोग्राफी से हमें क्या पता लगा कि पहले जो एनालाइट एक ही था यानी एक ही कलर का था, तो हमें नहीं पता था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, उसकी क्रोमेटोग्राफी की, एक अलग मेथड से हमने उसका एनालिसिस किया क्रोमेटोग्राफी की, और इससे हमें पता चला कि ये एक कलर नहीं है, इसके अंदर तो 3 कलर हैं और 3 अलग अलग जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये केवल पॉसिबल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे हम क्या अलग अलग पता लगा सके, ठीक है। तो तरीके तो हैं हमारे पास, लेकिन क्या है जो कलर की हेल्प से हम जो पता लगाते हैं तो वो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, यानी 3 अलग अलग कलर निकले तो हमें पता चल गया कि 3 इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब ये क्या है अलग अलग जो है इनका अमाउंट हो सकता है, ठीक है, कि ज़ैंथोफिल जो अलग अमाउंट में प्रेजेंट होगा, कैरोटिनॉइड अलग अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जो क्लोरोफिल है वो हमारा अलग अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ जो हमें इससे पता चली क्रोमेटोग्राफी से, तो ये होगी हमारी क्रोमेटोग्राफी। और साइंटिस्ट ने किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब एक और चीज़ समझते हैं कि ये जो हमारा जो तामझाम है, ठीक है, ये जो तरीका जो हमने देखा है क्रोमेटोग्राफी का, तो उसमें हमारी 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो हमारा इसमें मोबाइल फेज होता है, ठीक है, दूसरा हमारा स्टेशनरी फेज होता है, और तीसरा हमारा एनालाइट होता है, ठीक है। और जो एनालाइट होता है वो हमारा पोलर भी हो सकता है, और ये हमारा नॉन पोलर भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी इसके बारे में मैं आपको और बता दूंगा। तो मोबाइल फेज क्या होता है, मोबाइल फेज का मतलब होता है कि यानी वो क्या है मूवमेंट कर रहा है किसी तरह का, यानी एक ऐसा फेज जो क्या है मूवमेंट कर रहा है। और स्टेशनरी जो फेज होता है इसका मतलब होता है कि रुका हुआ फेज, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 अलग अलग फेज थे। अब इसमें मोबाइल फेज कौन सा है, मोबाइल का मतलब कि ऐसा फेज जो क्या है मूवमेंट कर रहा है। अब इसमें मूवमेंट कौन सी चीज़ कर रही थी, अब मूवमेंट इसमें एक ही चीज़ कर रही थी कि जो हमने लिक्विड हाइड्रोकार्बन डाला तो वो क्या एनालाइट के साथ मिक्स हो गया, और फिर क्या है धीरे धीरे करके मूवमेंट करके वो नीचे जाने लगा, नीचे क्या रिसने लगा धीरे धीरे। तो इसमें मोबाइल फेज कौन सा हो गया, हमारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज था वो हमारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज का मतलब है कि रुका हुआ फेज। अब रुका हुआ फेज कौन सा है, इसमें रुका हुआ फेज है हमारा जो हमने चूना इसके अंदर भरा हुआ था, तो वो क्या पाउडर फॉर्म में था, तो वो क्या रुका हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। मूवमेंट क्या कर रहा था, हमारा लिक्विड हाइड्रोकार्बन कर रहा था। तो स्टेशनरी फेज हमारा कौन सा हो गया, ये जो हमारा चूना है जो हमने भरा था इसके अंदर, तो ये तो मूवमेंट कर नहीं रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज हो गया वो कौन सा हो गया, CaCO3, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फेज हो गए। इसके बाद इसमें जो एनालाइट है तो वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा एनालाइट, तो इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो और एक हमारा एनालाइट तो होता ही है। तो ये जो दोनों वर्ड है मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, ये आगे जाके आपको अलग अलग जो टेक्निक आप जो सीखेंगे क्रोमेटोग्राफी की पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ये बार बार जो है ये जो वर्ड है दोनों के दोनों आपके सामने आते रहेंगे। इसलिए आप जो है ध्यान रखना कि मोबाइल फेज का क्या मतलब होता है, स्टेशनरी फेज का क्या मतलब होता है। चलिए अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं उन्हें भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो इंट्रोडक्शन है उसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो याद रखनी है। और एक्सपेरिमेंट किस तरह से उन्होंने किया था, जो हमारे जेम्स वाइट जो साइंटिस्ट है उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था उसे भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बाकी किस तरह से जो एनालिसिस करना है, किस तरह से अलग अलग कलर्स निकले, ठीक है, और किस तरह से एनालाइट का जो है
जो एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्रोमेटोग्राफी की बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब हम इसमें एक और चीज़ समझते हैं। तो नोट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, तो ये आप जो रीड कर लेना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अभी पेपर पे, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं, तो आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। एक होती है हमारी नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी, एक होती है हमारी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो इन दोनों के बारे में डिटेल तो फिर हम बाद में समझेंगे, अभी हम इनके बारे में बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें भी हमारे दो फेज होते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं तो वो भी हमारी इसी तरीके से होती है जैसे मैंने आपको अभी बताई है, साइंटिस्ट ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो भी हमारी क्या नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें दो फेज होते हैं, यानी क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हम इसमें दो फेज लेते हैं, एक मोबाइल फेज होता है, एक हमारा स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ लेते हैं। तो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो हमारा पोलर होगा हमेशा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारा मोबाइल फेज होगा वो हमारा नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आप जीपेट वगैरह दोगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा हमारी जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें भी हमारे दो फेज होते हैं, ठीक है। यानी ये भी हमारा अलग मेथड रहता है, तो इसमें भी हमारे दो फेज होते हैं। तो इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, मोबाइल फेज होता है वो हमारा पोलर होता है, ठीक है। तो दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, कि नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी अगर हम करेंगे तो इसमें स्टेशनरी फेज होगा वो पोलर होगा, मोबाइल फेज होगा वो हमारा नॉन पोलर होगा। रिवर्स फेज में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज होगा वो नॉन पोलर होगा, मोबाइल फेज होगा वो हमारा पोलर होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें एक और जो वर्ड है वो आपको समझना होगा रिटेंशन टाइम का, ठीक है। तो रिटेंशन टाइम क्या होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो एनालाइट है वो हमने रख दिया, यहाँ पे हमने जो एक स्टेशनरी फेज है वो भी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो जो हमारा एनालाइट होगा वो हमारा पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है, स्टेशनरी फेज, इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे स्टेशनरी फेज। तो जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो भी क्या है, हमारा पोलर होगा या फिर क्या है, नॉन पोलर होगा, ठीक है। पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ है कि जो रिटेंशन टाइम होता है इसका क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो एनालाइट लिया है जिसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो वो क्या है, मान लीजिए वो पोलर हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए वो पोलर हुआ, तो अब क्या होगा कि जो हम ऊपर से जो हम लिक्विड जो फेज डालेंगे, ठीक है, जो हमारा मोबाइल फेज होगा, जब हम उसे इसके ऊपर डालेंगे तो इसमें क्या होगा, जो एनालाइट सपोज ये पोलर है, ठीक है, और जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है ये भी हमारा पोलर है। अगर ये दोनों चीज़ पोलर हुई तो इसमें होगा क्या कि मान लीजिए जैसे इसके ऊपर लिक्विड फेज जो हम डालेंगे, ठीक है, जो मोबाइल फेज होगा, तो वो क्या है, एनालाइट के साथ आके मिक्स होगा, और एनालाइट के बाद मिक्स होने के बाद इसमें से क्या है, जो धीरे धीरे ये जो एनालाइट है वो रिस रिस के नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टेशनरी फेज है वो भी हमारा क्या है, पोलर है, और जो हमारा एनालाइट है वो भी हमारा पोलर है। अब एनालाइट में भी क्या है, हमारी अलग अलग चीज़ें जो इसमें से रिस के बाहर आएंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि येलो कलर निकला, ऑरेंज कलर निकला, ग्रीन कलर निकला, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हमारे अलग अलग जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट होंगे। तो अब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो वो भी क्या है, पोलर और नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें हमारी तीन चीज़ें हैं, इसमें येलो कलर है, इसमें हमारा ग्रीन कलर है और ऑरेंज कलर है। इसमें तीनों चीज़ें हमारी इस एनालाइट में। अब जैसे ये जो रिस रिस के जब ये नीचे आएगा तो हो सकता है ये जो हमारा येलो कलर है ये हमारा पोलर हो। अगर ये पोलर हुआ तो क्या होगा कि जो स्टेशनरी फेज है वो भी हमारा पोलर होगा। तो ये क्या करेगा कि जो स्टेशनरी फेज है, ये जो पोलर है हमारा, ये जो येलो कलर है, इसको क्या है, थोड़ी देर के लिए रोक लेगा अपने अंदर, क्या ऐसे ट्रैप कर लेगा थोड़ी देर के लिए। और बाकी अगर ये दोनों नॉन पोलर हुए तो ये पहले निकल जाएंगे, और जो पोलर वाला है वो बाद में आएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज ही हमारा पोलर है। तो ये पोलर जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनको थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, उसके बाद क्या है, ये जो बाहर निकलेगा, ठीक है। और अगर ये नॉन पोलर हुआ, ठीक है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है, अगर ये नॉन पोलर हुआ और ये हमारा येलो कलर है वो क्या है, पोलर है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉन पोलर और पोलर क्या है, आपस में एक दूसरे को ट्रैप नहीं करेंगे, और ये जो येलो कलर है वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यानवश आपको यहाँ पे एक चीज़ रखनी है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है और जो हमारा एनालाइट है, तो अगर वो दोनों पोलर हुए तो जो टाइम है, ठीक है, जो यहाँ से हमने जब लिक्विड फेज को जब डालेंगे और इसके बाद ये जो यहाँ से रेस रेस के जो नीचे होकर जब ये फाइनल कलर जब बाहर निकलेगा ना, ठीक है, तो वो जो टाइम है तो उसे हम रिटेंशन टाइम बोलते हैं। रिटेंशन टाइम क्या डिपेंड करता है कि अगर ये पोलर हुआ हमारा स्टेशनरी फेज या फिर हमारा जो एनालाइट है ये पोलर हुआ, तो इसमें क्या कम ज़्यादा हो सकता है जो टाइम है हमारा बाहर निकल लेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। रिटेंशन टाइम होता है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो स्टेशनरी फेज या हमारा जो मोबाइल फेज है वो पोलर है या नहीं है, या फिर जो एनालाइट है वो हमारा पोलर है या नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है।
तो ये जो पूरा जो डिटेल टॉपिक है इसे हम बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको ऊपर से थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, लेकिन जब जैसे जैसे आगे से पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ आपके समझ में आता जाएगा। तो रिटेंशन टाइम बस यही होता है हमारा कि जब हम ऊपर से लिक्विड फेज डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा एनालाइट है वो कितनी देर में जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है रिस्क के, ठीक है, तो उसी को हम जो रिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था क्रोमेटोग्राफी का। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जो कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी तो अभी ये बहुत बड़ा जो पूरी की पूरी यूनिट है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का चैप्टर, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। और अगले वीडियोस में हम जो इसके जो अलग अलग जो मेथड अलग अलग टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी के, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो ये इसके नोट्स हो गए, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिक इंट्रोडक्शन, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बस थोड़ा थोड़ा रीड मारना है, 3 पेज के नोट्स हैं, ठीक है, तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, तो जो हमारे जेसुएट है उन्होंने इसकी जो है इंट्रोड्यूस किया था क्रोमेटोग्राफी को 1903 में, है ना। और साथ में इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी दिया हुआ है, और साथ में इसकी जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सबकी सब यहाँ पे दी हुई हैं। तो एक बार आप रीड मार लोगे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट देख लिया किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें देख ली, मोबाइल फेज देख लिया, स्टेशनरी फेज देख लिया, एनालाइट देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी मेथड के साथ क्रोमेटोग्राफी के, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।